गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग जो जाने थे वो हमारे थे वेग के ऊपर प्रभाव डालने वाले कारक के बारे में। ठीक, तो हम लोग जो पिछले वीडियो में जाने उसमें छह प्रकार थे जो हम लोग के अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालते थे। पहला था हमारा भौतिक अवस्था, दूसरा था हमारा बंधन की प्रकृति, तीसरा था हमारा तापमान, चौथा था हमारा सांद्रण, पांचवा था हमारा पृष्ठ क्षेत्र और छठा क्या था? कैटलिस्ट। छठा क्या था? कैटलिस्ट। तो ये छह हमारे जो थे उस अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालते थे, इफेक्ट डालते थे कि हम लोग का जो अभिक्रिया है उसके ऊपर, उसके वेग के ऊपर क्या प्रभाव बढ़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा उनके ऊपर। तो उन चीज़ों के बारे में जानने के बाद हम लोग आज जो टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है हम लोग का अणुता के बारे में, मॉलिक्यूलरिटी। ठीक, क्या है? अणुता। तो हम लोग अगर आज टॉपिक जो डालेंगे वो क्या है? मोलेकुलरिटी। मोलेकुलरिटी, इसको हम लोग बोलते हैं अणुता। मोलेकुलरिटी, अणुता। तो देखिए ये क्या है, इसका इस रिएक्शन में या हमारे अभिक्रिया के वेग में इसका क्या महत्व है, इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए जो अणुता है वो हम लोग कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग को ये बता रहा है। मान लीजिए अगर हम लोग के पास रिएक्शन दे देना है, जैसे A + B से हमारा P प्रोडक्ट बना है, तो हमको रिएक्शन दे दिया और रिएक्शन में हमको पूछ दिया कि आप इसमें बताइए इसके अणुता कितने हैं। तो इसके अणुता कितने हैं तो हम लोग ये बताएंगे हम लोग को कि इस अभिक्रिया में जितने परमाणुओं या अणुओं की न्यूनतम संख्या में हमारे भाग ले रहे हैं ना अभिक्रिया करने के लिए, उसी के सम को हम लोग बोलते हैं अणुता। मतलब हमारा इस अभिक्रिया में कौन कौन भाग ले रहा है? ए और बी ले रहा है ना जी। ए और बी ले रहा है तो इसके आगे एक है, इसके आगे भी एक है, छिपा है ना, यहाँ पे एक और एक छिपा रहता है। तो हम लोग को पूछेगा कि इस अभिक्रिया का अणुता बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है? ए और बी भाग ले रहा है ना, तो इसके अणु ही ना भाग लेंगे, इसके अणु या इसके परमाणु भाग लेंगे, कोई भी यही लेगा। तो इसके अणु हमारे जो वो ए का एक, बी का एक, तो मतलब दोनों का एक एक आ रहा है, तो 1 + 1 लिखेंगे ना तो कितना आ जाएगा? बराबर 2 होगा। तो पूछा जाए कि हमारे इस अभिक्रिया में अणुता की संख्या क्या है या अणुता इसका क्या है, तो कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। तो इस तरह से निकलता है। तो देखिए अणुता हमारे यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं या परमाणुओं की न्यूनतम संख्या को हम लोग क्या बोल रहे हैं? अणुता बोल रहे हैं। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं या परमाणुओं के न्यूनतम संख्या को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? अणुता बोल रहे हैं। क्लियर है? तो अणुता हमारा ये है। और भी अगर एग्जांपल लिया जाए हम लोग पहले अणुता नोट कीजिए, अणुता के बारे में लिखिए। अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं या अणुओं की न्यूनतम संख्या को ही अणुता बोलते हैं। न्यूनतम संख्या को ही अणुता बोलते हैं। क्लियर है? तो एग्जाम्पल अगर हम लोग देखे थे तो यहाँ पर H2 + I2 को अगर रिएक्शन कराएंगे तो 2HI बनेगा ना। अब पूछेगा कि इस अभिक्रिया में हम लोग का अणुता बताइए। तो अणुता बराबर हो जाएगा, हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल है? हाइड्रोजन का कितना अणु है? एक है ना, प्लस यहाँ पे आयोडीन का भी एक है, तो टोटल कितना हो गए? 2 हो गए। तो इस अभिक्रिया का अणुता कितना आया है? 2। इस अभिक्रिया का अणुता कितना आया है? 2। तो हमारा अणुता निकालने आ रहा है। एक और एग्जांपल अगर हम लोग लें, यहाँ पे H2 + Cl2 2HCl, तो यहाँ पे अगर अणुता का बात करेगा तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहा है, 1 + 1 = 2। इनके जो गुणनांक में होते हैं ना उसी को, इसके जो गुणनांक में है अभिक्रिया का अगर गुणनांक में हम यहाँ पे 2 डाल देते हैं तो हाइड्रोजन का 2 है तो यहाँ पे 2 होता ना जी, है। तो वही हमारा कह रहा है कि जो गुणनांक में होते हैं उसी का योग करेंगे, तो करने के बाद वो भी किसका? अभिकारक का
सिर्फ और सिर्फ किसका, अभिकारक का। तो उन्हीं का योग हमारा क्या बता रहा है, अणुकता बताता है। क्या बता रहा, अणुकता। तो अणुकता निकालने के लिए हम लोग अभिक्रिया, हमारा संतुलित अभिक्रिया होना चाहिए। उसके बाद जो अभिकारक है, उस अभिकारक के बाहर जो गुणनांक में उपस्थित है उनको ले लेंगे, जितने भी अभिकारक हैं। ठीक, इसमें 2 है तो 2 का लिए, अगर 1 रहता तो उसका सिर्फ लेते हैं। तो उसी को हम लोग सम करके देखते हैं तो हम लोग क्या आ जाता है, अणुकता आता है। क्लियर है। अणुकता हमारा क्या है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं या अणुओं की न्यूनतम संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अणुकता बोलते हैं। किसका, उस अभिक्रिया का। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेग नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट लॉ। ठीक, वेग नियम जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेट लॉ। ठीक है, देखिए ये क्या है, रेट लॉ वेग के बारे में बात करना चाह रहा है, ये वेग के नियम के बारे में बात करना चाह रहा। तो हमारा ये कहता है ये कि हमारा कोई अगर अभिक्रिया है तो उस अभिक्रिया में जो अभिकारक उपस्थित हैं, अभिक्रिया में जो हमारे अभिकारक उपस्थित हैं तो उनके सांद्रण के क्या होता है, सीधा सीधा समानुपाती होता है। जो वेग है हमारा, उस अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक के सांद्रण के सीधा सीधा समानुपाती होता है। मतलब अगर हमारा सांद्रण बढ़ता है तो इधर से वेग भी बढ़ने लगेगा, तो उसके हमारे क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक, तो अगर ये कह रहा है तो हमारा ए प्लस बी और यहाँ पे सी बना दें। ठीक, हमारा जो वेग नियम है वो क्या है, वेग नियम हमारा ये नियम है कि जिसमें अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण उस अभिक्रिया के वेग के क्या होगा, सीधा समानुपाती होंगे। ठीक है, मतलब इस अभिक्रिया का अगर वेग हम लोग बात करें तो इस अभिक्रिया का वेग जो है इसके सांद्रण, अभिकारक है ना ए और बी, ए और बी के सांद्रण के सीधा समानुपाती होगा। मतलब ये कह रहा है कि हमारा इनका जो वेग का रेट है, हम लोग का ये नहीं होता है, आर से हम लोग करते हैं ना वेग को, आर से वेग को डिनोट करते हैं, ये हमारा वेग है। तो इनके क्या कर रहा है, इनके अभिकारक के सांद्रण के सीधा समानुपाती होता है, अभिकारक के सांद्रण के सीधा समानुपाती होता है। तो इसको अगर हम लोग हिंदी में ऐसे लिखे लैंग्वेज में तो ये हमारा हो जाएगा रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। होगा ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग कि वेग अभिकारक के सांद्रण। होगा ना, यहाँ पे यही ना बात कर रहा है कि हमारा क्या बोला वेग नियम, कि अभिक्रिया में जो हमारे अभिक्रिया का वेग है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग जो है उस अभिकारक के सांद्रण के सीधा समानुपाती होंगे। क्या होंगे, सीधा समानुपाती। ठीक, अगर हमारा इस अभिक्रिया में इनके गुणनांक भी उपस्थित होंगे ना, तो इस गुणनांक के पावर के, इस गुणनांक के घातांक के भी ये क्या होंगे, सीधा समानुपाती होंगे। वो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाएगा। लेकिन इसका जो कहना है वेग नियम, तो वेग नियम हमारा यही कह रहा है कि कोई अगर हमारा रासायनिक अभिक्रिया है तो उस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो वेग उस अभिकारक के, उस अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक के सांद्रण के क्या होगा, सीधा समानुपाती होगा। क्या होगा, सीधा समानुपाती होगा। ठीक, समझ में आ रहा है वेग नियम, कि हमारा कोई अगर रासायनिक अभिक्रिया है तो उस रासायनिक अभिक्रिया के जो वेग हैं वो वेग हमारा उसके अभिकारक के सांद्रण के सीधा समानुपाती होंगे। क्या होंगे, सीधा समानुपाती होंगे। क्लियर है, तो वेग नियम लिखिए, अभी उसके ऊपर हम लोग एक किया जाएगा एग्जांपल समझने के लिए। वेग नियम लिखिए, इसमें रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में
अभिक्रिया के वेग, रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग अभिकारक के सांद्रण के, अभिकारक के सांद्रण के सीधा समानुपाती होते हैं। अभिकारक के सांद्रण के सीधा समानुपाती होता है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग, रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग अभिकारक के सांद्रण के सीधा समानुपाती होते हैं। अभिकारक के सांद्रण के सीधा समानुपाती होते हैं। क्लियर है? इसको नोट करिएगा। तो जो हमारा बात कह रहा है तो उसके अनुसार अगर देखा जाए हम लोग, तो उसके अनुसार अगर हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो रेट लॉ के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो यही नहीं कह रहा जी कि R is directly proportional to concentration of A और concentration of B। मतलब A का सांद्रण, हमारा जो जो तत्व मौजूद है, जो जो अभिकारक में मौजूद है उनके सांद्रण के ये क्या सीधा समानुपाती है। यही बात में बोला है कि हमारा जो वेग है वो उस अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण के सीधा समानुपाती है। तो अब हम अगर मान लीजिए समानुपाती का साइन हटा दें, उसको हटाएं, तो R बराबर क्या आएगा, कोई तो कांस्टेंट आएगा ना, स्थिरांक आएगा। तो K और A और B ये आएगा ना। तो यही हमारा क्या होता है, रेट लॉ होता है। यही हमारा रेट लॉ है। यही क्या है, रेट लॉ। यही हमारा रेट लॉ होता है। क्लियर है? R बराबर इतना। इसमें R हमारा क्या है, R बराबर वेग स्थिरांक, एक इसको हम लोग रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं। R हमारा यहाँ पे, अरे सॉरी R बोले, यहाँ पे K क्या है हमारा, K क्या है, K वेग स्थिरांक है, रेट कांस्टेंट। ठीक है? तो हमारा जो बोला था वेग का नियम कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक, ठीक, उपस्थित अभिकारक जो हमारा वेग है उस अभिक्रिया का वेग उपस्थित अभिकारक के सांद्रण के सीधा समानुपाती होता है। सांद्रण के सीधा समानुपाती होता है। तो ये समानुपाती का साइन अगर हटाएंगे तो हमारा K आएगा कांस्टेंट। तो K कांस्टेंट आया तो इस तरह से हमारा लिखा था, मतलब कोई भी अगर अभिक्रिया दिया है और उसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से तो वो हमारा रेट लॉ कहलाएगा। यही रेट लॉ होता है। इसी तरह से रेट लॉ लिखा जाता है। क्लियर है? अब देखिए एक और, इसमें तो हमारा गुणांक नहीं ना था, गुणांक कितना था, एक था। लेकिन अगर हमारे पास अभिक्रिया दे दे Ma प्लस Nb और यहाँ प्रोडक्ट बना दे, इस तरह से हमको अभिक्रिया दे दिया है। अब इसको हम लोग को उसमें कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले रेट क्या, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ लिखेंगे ना, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो इसके अनुसार हमारा क्या होगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A के पावर m हो जाएगा और B के पावर n। ठीक है? ये हमारा इसके अनुसार, रेट लॉ के अनुसार। यहाँ पे इनका जो गुणनांक होगा ना वो इनके पावर के ऊपर चला जाएगा। जिसका गुणनांक होगा उसी के सांद्रण के पावर बन जाएगा। जिसका गुणनांक होगा उसी के सांद्रण के पावर बनेगा। यहाँ पे पावर हमारा बन गया m और n। तो अब हम इसका ये क्या करा, समानुपाती का साइन हटाना चाहते हैं। समानुपाती का साइन हटाएंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, K A के पावर m और B के पावर n होगा ना। यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, रेट लॉ। ठीक है? यही हमारा रेट लॉ इस रिएक्शन का। क्लियर है? तो मान लीजिए हमारे पास अगर कोई रिएक्शन दिया है, उस रिएक्शन में ये हमारे गुणनांक जो होते हैं क्या होते हैं, इससे अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है। तो अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो हमारे गुणनांक तो आएंगे। तो जब हम उसको रेट लॉ में लिखेंगे तो रेट लॉ के अनुसार हमारा कुछ इस तरह से बनेगा ना। तो जिसका सांद्रण होगा तो उसी का गुणनांक हमारा पावर में बनेगा। जिसका सांद्रण होगा उसी का पावर में गुणनांक होगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा इस तरह से, उसको नोट करिए। इसके बाद एक और पॉइंट लिखाना है इसमें।
मान लीजिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो सांद्रण ए और बी का है वो कितना है, 1 हो जा रहा है, मान लेते हैं, ठीक ना। इसी में मान लें कि ए और बी का सांद्रण 1 है, ठीक। सांद्रण 1 मोलरिटी है, ठीक। हम ये मान लेंगे कि इसमें हमारा जो अभिक्रिया दिया उस अभिक्रिया में ए और बी जो उपस्थित है उस ए और बी का सांद्रण कितना हो गया, 1 मोलरिटी हो गया। तो जब 1 मोलरिटी हो गया है तब हम लोग अगर इसको बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए। तो हमारा जहाँ जहाँ ए और बी है वहाँ पे 1 रख दीजिए, जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 1 रख दीजिए। तो हमारा यही ना रिएक्शन, यही ना हमारा आया था, यही ना इक्वेशन आया है। तो इस इक्वेशन के अनुसार बराबर आर बराबर के, यहाँ पे ए की जगह पे 1 के पावर m और b के 1 के पावर n कर दें, ठीक। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, r बराबर k डॉट, ठीक है, k डॉट 1 होगा। तो बराबर में हमारा क्या आ गया, ठीक। देखिए इसी को यहाँ पे किया, यहाँ पे क्या आ गया हमारा, r बराबर k आ गया, r बराबर k आ गया। मतलब हमारा इस अभिक्रिया का जो वेग है वो वेग स्थिरांक के बराबर हो जा रहा है। क्या हो रहा है, अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर हो रहा है। तो अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर कब होगा, हमको अगर अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर करना है तो ये कब होगा, जब उस अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक हैं, उस अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक हैं उन सभी का सांद्रण इकाई हो जाए। सांद्रण क्या हो जाए, इकाई, मतलब 1 हो जाए। सांद्रण 1 हो जाएगा तो 1 मोलारिटी अगर सबका हो जाएगा तो हम अगर उसको रखेंगे तो कुछ इस तरह से हो गया है ना। तो अब बताइए यहाँ पे वेग हमारा वेग स्थिरांक के बराबर हो गया। जब वेग हमारा वेग स्थिरांक के बराबर हो गया तो हमारा कैसे हुआ कि जब हमारा सबका जितने भी अभिकारक हैं उन सभी का सांद्रण इकाई हो जा रहा है, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है, ऐसे नहीं है। मान लीजिए 1 नहीं होता, किसी का दूसरा रहता है, इसका हाफ रहता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, दूसरा चीज़ आता। यहाँ पे r बराबर k नहीं होता। तो ये भी हमारा क्वेश्चन रहता है कि अगर मान लीजिए हमारा कि रेट जो है, वेग जो है अभिक्रिया का, वो वेग स्थिरांक के बराबर कब होगा, तो जब उस अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक के सांद्रण क्या हो जाए, इकाई हो जाए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद लिखाएंगे पॉइंट इसमें। तो हमारा जो वेग स्थिरांक है, जो वेग स्थिरांक के, ये किन किन बातों पे निर्भर करता है, किन किन बातों पे निर्भर कर रहा है। पहला तो हमारा है कि ये क्या आपको सांद्रण के ऊपर निर्भर करेगा, नहीं करेगा। तो वेग जो हमारा वेग स्थिरांक जो है वो अभिक्रिया में हमारे तापमान के ऊपर निर्भर करेगा। वेग स्थिरांक किसके ऊपर निर्भर करेगा, तापमान के ऊपर निर्भर करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पे आप खुद रिलेशन देखिए कि जो वेग स्थिरांक है हमारा वो किसके ऊपर निर्भर कर रहा है ना, रेट। या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारा वेग है वो वेग स्थिरांक के ऊपर निर्भर कर रहा है। कि अगर मान लीजिए ये बढ़ेगा तो ये कैसे बढ़ेगा, या तो हमारा क्या कहलाता है तापमान बढ़ेगा अभिक्रिया का, तब जाके हमारा वेग बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हमारा क्या था कि जो वेग स्थिरांक है वो तापमान के ऊपर निर्भर करेगा। वेग स्थिरांक तापमान के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। निर्भर मतलब तापमान बढ़ेगा तो वेग स्थिरांक बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो वेग स्थिरांक भी घटेगा। तो वेग स्थिरांक किसके ऊपर निर्भर कर रहा है, तापमान के ऊपर, सांद्रण के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, ठीक ना। वेग स्थिरांक सांद्रण के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, तापमान के ऊपर निर्भर करेगा, क्लियर है। दूसरा पॉइंट है जो हमारा वेग है रासायनिक अभिक्रिया में, जो अभिक्रिया के वेग है वो अब हमारा जो है वेग स्थिरांक के ऊपर निर्भर कर रहा है। वेग हमारा वेग स्थिरांक के ऊपर निर्भर कर रहा है, क्लियर है। तीसरा पॉइंट है हमारा कि अगर हम देखें इसमें तो इस अभिक्रिया में हमारा जो वेग स्थिरांक है वो वेग के बराबर कब हो रहा है, वेग स्थिरांक वेग के बराबर कब हो रहा है। ये जो वेग स्थिरांक है हमारा वो वेग के बराबर कब हो रहा है, जब उस अभिक्रिया में अभिकारक जो है वो सभी का सांद्रण इकाई हो जा रहा है। जब सभी का सांद्रण क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा,
तब जाके वो क्या हो जाएगा, वेग के बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? तो नोट करिए, इसका पॉइंट लिखिएगा नोट में, नीचे में लिख लीजिएगा नोट, इसी में लिखिएगा पहला पॉइंट। नोट में पहला पॉइंट लिखिए, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। वेग स्थिरांक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, कॉमा तापमान पर निर्भर करता है, ये तापमान पर निर्भर करता है, ये तापमान पर निर्भर करता है। समझ में आ रहा क्या लिखा है कि वेग स्थिरांक जो है हमारा वो सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, कॉमा ये हमारा तापमान पर निर्भर करता है। ये किस पे निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखिए, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करता है, वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करता है, वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करता है, वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करता है। अभिक्रिया के वेग पर निर्भर कैसे करेगा, क्योंकि स्थिरांक तो हमारा कब आया, जब ये हटाएंगे तब ना, लेकिन हमारा वेग तो पहले से, वेग हमारा इस क्या कहता है अभिकारक के सांद्रण से, अभिकारक का सांद्रण बढ़ेगा घटेगा तो वेग भी बढ़ेगा घटेगा। तो जब इसमें हमारा ये बढ़ रहा घटा तो ये हमारा किसके ऊपर, इसी के ऊपर निर्भर करेगा। तो इसीलिए वेग स्थिरांक जो है हमारा वो अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करता है, वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग पर निर्भर करता है। क्लियर है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, प्रत्येक अभिकारक, प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण, प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण इकाई हो, प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण इकाई हो तब, इकाई हो तब अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उसके वेग के बराबर होगा, उसके वेग के बराबर होगा। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक उसके वेग के बराबर होगा। क्लियर है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये लिखा है कि हमारा जो है रासायनिक अभिक्रिया, उस अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक हैं उन सभी अभिकारक का सांद्रण इकाई हो जाए, मतलब एक हो जाए, तो 1 हो जाएगा सभी का। तो उसमें हमारा जो वेग स्थिरांक है उस अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। तो वेग नियम समझ में आया होगा। वेग नियम क्या है, वेग नियम हमारा जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के जो वेग हैं वो अभिकारक के सांद्रण के सीधा समानुपाती होते हैं। वो सांद्रण के क्या होते हैं, सीधा समानुपाती होते हैं। किसके सांद्रण के, अभिकारक के सांद्रण के। क्लियर है। देखिए अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया, अभिक्रिया की कोटि, ठीक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको जानना बहुत जरूरी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। देखिए अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग का जो रिएक्शन आएगा आगे में, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, इन तरह का आते रहता है रिएक्शन, तो उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा किया जाता है। तो देखिए होता क्या ही है, अभिक्रिया की कोटि को हम लोग कैसे बोलेंगे कि कोई अगर हमारा अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में जो अभिकारक है, एक अभिकारक के सांद्रण के घातांक, अभिकारक के सांद्रण के घातांक जो हमारे गुणांक में उपस्थित रहते हैं, अभिक्रिया में गुणांक में उपस्थित रहते हैं, उसी का घातांक बन जाता है हमारा किसका, उसके सांद्रण का। तो उसका हमारा जब घातांक बन रहा है
उस घातांक के योगफल के बराबर हमारा जो आता है ना, वही हमारा अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की कोटि अगर देखें एग्जाम्पल के थ्रू, तो ये मान लीजिए MA प्लस NB हमारा C, तो अभिक्रिया की कोटि हमारा क्या करा कि हमारे जो अभिकारक हैं उस अभिकारक के सांद्रण के घातांक जो गुणनांक में उपस्थित है, गुणनांक के रूप में उपस्थित है, उसके योगफल के बराबर या उसके योगफल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। उसके योगफल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। तो देखिए समझिए, अगर कह रहा है कि इसके सांद्रण, ठीक, अभिक्रिया के अभिकारक के सांद्रण, हम लोग अगर कहें कि कोटि निकालिए भैया, इसका कोटि बताइए कितना होगा, तो हमारा क्या बोला बोले कि इनका जो सांद्रण है ना, उन सांद्रण के घातांक, तो घातांक हमारा यही ना बनेगा, M और N ना बनेगा, तो A का पावर N M और B के पावर M, ये है, ठीक है। इसको फिर मिटाइए कोटि को। ये हमारा क्या बोला कि इनके घातांक, इनका घातांक तो ये है ना M और N, ये M और N कैसे मौजूद है, गुणांक में मौजूद है, इस अभिकारक के गुणांक में मौजूद है, तो गुणांक के रूप में मौजूद है, तो इन्हीं का ना घातांक बना है यहाँ पे। इन्हीं घातांक के योगफल को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि। ये हमारा बन गया, मान लीजिए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हमारा बन गया इस तरह से। तो हम अगर इसका निकालें कोटि, तो कोटि बराबर क्या होगा, ये और ये ना, M प्लस N लिखेंगे, यही हमारा निकलेगा ना, यही हमारा क्या कहलाएगा, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है। तो हम लोग अभिक्रिया की कोटि को क्या कहेंगे कि अभिकारक के सांद्रण के घातांक, अभिकारक के सांद्रण के घातांक के योगफल को हम लोग अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। अभिकारक के सांद्रण के घातांक, अभिकारक के सांद्रण के घातांक के योगफल को हम लोग अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। समझ में रहा है। इनका हमारा कोई भी अभिक्रिया दिया हो, हाइड्रोजन के साथ आयोडीन, क्लोरीन, किसी का भी रिएक्शन कर दे, तो उनमें रिएक्शन में हमारा जो ये गुणांक के रूप में उपस्थित रहते हैं, वो गुणांक हमारा क्या चला जाता है, यहाँ पे घातांक में बन जाएगा। जब घातांक में बनेगा, इसी घातांक का जो सम होगा ना, योगफल दोनों को अगर जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर जितना आएगा वही उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, वही उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्लियर है। तो नोट करिएगा कि अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि को नोट करिए, लिखिए। अभिकारक के सांद्रण के, अभिकारक के सांद्रण के, अभिकारक के सांद्रण के घातांक, अभिकारक के सांद्रण के घातांक जो अभिक्रिया में उपस्थित है, जो अभिक्रिया में उपस्थित है, उनके योगफल को, उनके योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। उनके योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से। अभिकारक के सांद्रण के घातांक, अभिकारक के सांद्रण के घातांक जो अभिक्रिया में उपस्थित है, उनके योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम एग्जाम्पल है, अगर इसका x है, इसका y है, इधर प्रोडक्ट बना दिया, इसका x कोफिशिएंट है, इसका x गुणनांक है, इसका y गुणनांक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके हमको p बना दिया, p बना के दिया। इसका अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू रेट लॉ देखें, तो रेट लॉ के अनुसार अगर बात करें, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, r इज इक्वल टू k डॉट a के पावर x इंटू b के पावर y होगा ना, यही ना आएगा रेट लॉ। हमारा क्या है, रेट लॉ। अब देखिए ये हमारा रेट लॉ है। अब ये हमारा बोला है कि इस अभिक्रिया का कोटि बताइए कि इस अभिक्रिया का ये किस कोटि का ये अभिक्रिया है। तो हम लोग को कोटि बताने के लिए क्या चाहिए कि इस अभिक्रिया में अभिकारक के सांद्रण का जो घातांक है, उन्हीं का योगफल। तो हम लोग अगर लिखें अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की
कोटि, तो बराबर में क्या होगा, इनका घातांक क्या है x और इसका घातांक y, तो x प्लस y होगा ना। तो यही हमारा, अब मान लीजिए हम x और y की जगह पे हम लोग क्या यहाँ पे 1 और 2 रख देते थे, 1 और 2 का प्लस कितना जाता, 3 आता, मतलब ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया की कोटि कितना है, 3 है, होगा ना। ये x और y हमारा कुछ भी है। तो अब ये भी बात ध्यान रखिएगा, एक और बात सुनिएगा, अभिक्रिया की कोटि निकाल जाएंगे ना कि हमारा अगर a का जो घातांक है उसका और b का घातांक का, ठीक, दोनों का सम कर देंगे, जोड़ देंगे, वही हमारा अभिक्रिया की कोटि होगी। तो इसमें हम लोग अगर बात करें तो अगर हमारा अभिक्रिया अलग अलग है, अभिक्रिया अलग अलग है, तो उनका कोटि भी तो अलग अलग होगा ना, है। मान लीजिए हमारा यहाँ पे हम 2 रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 1 3 आता है, यहाँ पे 1 रखते हैं, यहाँ पे 4 रखते हैं, तो 1 प्लस 4 5 आता है। तो यहाँ पे कहना क्या चाह रही है कि कोई भी अगर हमारा अभिक्रिया है अलग अलग, ये ना सेम एक ही तरह का अभिक्रिया का एक ही एथी आएगा, तो हमारे अलग अलग अभिक्रिया के कोटि भी अलग अलग होते हैं, ठीक ना। यानी कि एक ही कोटि सभी अभिक्रिया में होगा, ऐसा नहीं, हमारा अभिक्रिया अलग कोटि अलग, क्लियर है, अभिक्रिया अलग कोटि अलग। हम अगर इसके जगह पे हम क्या करते हैं, m और n, जैसे पिछले वाले में लिए थे हम लोग कि ma प्लस nb और यहाँ पे c, तो अब बताइए इसका कोटि बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा ना, क्योंकि इसके क्या हो गए, m और n हो गए, तो इस m और n की वजह से इसका कोटि भी बदल जाएगा। तो वही कह रहा कि अलग अलग अभिक्रिया का कोटि भी अलग अलग होगा। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि ये जो हमारे अभिक्रिया की जो कोटि हम लोग निकाल रहे हैं ना, अभिक्रिया की कोटि जो निकाल रहे हैं, तो आप लोग को लग रहा होगा कि इनका जो हम लोग कोफिशिएंट है, इनके जो बगल में, उसी को हम लोग यहाँ पर रख दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे है तो लिखा भी जा सकता है, लेकिन सभी केस में ये सही नहीं होता है, सभी केस में ये सही नहीं होता है। सभी केस में सही इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो हमारे कोटि निकाले जाते हैं ना, ये हम लोग को प्रायोगिक करके निकाला जाता है, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रख के यहाँ पे निकाला जाता है। तो हमारा x प्लस वाई जो हम लोग लिख रहे हैं, तो ये x प्लस वाई, हमारा x और y क्या है, यहाँ पे प्रायोगिक मान है, यहाँ पे प्रयोग करके इसके मान को रख के तब हम लोग निकालते हैं। बात समझ में आया? इसके ऊपर क्लियर होगा, एग्जाम्पल हम लोग जब लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब। तो मतलब कहना यह है कि अभिक्रिया की जो कोटि हम लोग निकाल रहे हैं वो बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं निकलेगा। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यहाँ पे रखिएगा, प्रायोगिक मान यहाँ पे रखिएगा, तभी जाके कोटि बताइएगा। डायरेक्ट यहाँ पे आप सोचिए कि अभिक्रिया से हम इसका कोटि बता दें तो गलत हो जाएगा, समझ में रहा है। अभिक्रिया से डायरेक्ट कोटि नहीं बता सकते हैं, अभिक्रिया से हम लोग यहाँ पे कोटि नहीं बता सकते हैं जब तक हम लोग प्रायोगिक मान यहाँ पे रख के नहीं बताएंगे। हम लोग यहाँ पे प्रायोगिक मान रखेंगे तभी हम लोग उस अभिक्रिया की कोटि बता सकते हैं, समझ में रहा है। तो 2 पॉइंट हुआ इसमें। तो पहला पॉइंट नोट कीजिए हम लोग का, अलग अलग अभिक्रिया की, अलग अलग अभिक्रिया की, अलग अलग अभिक्रिया की कोटि भी अलग अलग होगी, अलग अलग अभिक्रिया की कोटि भी अलग अलग होगी, ठीक। क्यों अलग अलग? मान लीजिए इसका प्रायोगिक मान अगर हम लोग निकालते हैं तो कुछ और आता है, उसका प्रायोगिक मान निकालेंगे तो कुछ और आएगा, तो दोनों का तो अलग होगा ना, तो दोनों का हमारा कोटि अलग हो जाएगा। इसलिए कहा कि अलग अलग अभिक्रिया की कोटि भी अलग अलग होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा, दूसरा पॉइंट नोट करिएगा कि अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक, प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक मान है, अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक मान है, ठीक है। इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल, ठीक। क्या बोला है कि अभिक्रिया की अगर कोटि निकालना है तो आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू चाहिए, बिना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के आप उसकी कोटि नहीं निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो ये था हमारा अभिक्रिया की कोटि। इसके ऊपर हम लोग अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में हम लोग 2-3 चीज़ें पूछ सकते हैं। हम लोग कहेगा कि आप रेट लॉ को बताइए, उसमें रेट लॉ बताइए कितना है। फिर दूसरा बात बोलेगा कि अभिक्रिया की कोटि बताइए, तो अभिक्रिया की कोटि तभी निकलेगा जब आप रेट लॉ हमारा बनाएंगे। तो रेट लॉ बनाने के बाद ही आप लोग इसको कोटि भी बता सकते हैं कि उस अभिक्रिया की कोटि कितनी है, ठीक। तो जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।